नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेंद्र आपका फिर से एक बार लेबरेंथ एकेडमी पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम रीट अपनी थर्ड ग्रेड वैकेंसी है उसमें साइंस मैथ्स के लिए साइंस का पोर्शन है वो एनसीईआरटी से कवर करने जा रहे हैं। हम 6th क्लास से लेकर 10th तक कंप्लीट एनसीईआरटी और 11th और 12th के भी ऐसे टॉपिक है जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो सब पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत हमारा 6th क्लास का आज साइंस की जो एनसीईआरटी है उसका सेकंड चैप्टर है वस्तुओं के समूह बनाना, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये इस पार्ट के अंदर आज ये एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा। इसमें बस 4-5 डेफिनेशन है जो आपको याद करनी है, इसके अलावा इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत ही सरल पार्ट है। जैसे कि आपने देखा था कि पहले पार्ट के अंदर 3 क्लासें हो गई थी, लगभग 50 मिनट के वीडियो बन गए थे। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये 10 मिनट का वीडियो बनेगा और 10 मिनट में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। वो पहला चैप्टर था भी इम्पोर्टेंट, या जो 6th क्लास का पहला चैप्टर है ये आगे तक काम आएगा। अब देखो इस चैप्टर में सबसे पहले दिया गया है कि ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जिनके अंदर द्युति होती है। द्युति का मतलब होता है चमक। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें द्युति होती है, चमक होती है, वो पदार्थ सामान्यतः धातु होते हैं। पदार्थ जिनमें किसी प्रकार की द्युति अथवा चमक होती है वे प्रायः धातु होते हैं। पदार्थ जिनमें की द्युति चमक होती है सामान्यतः धातु होते हैं। इनके अगर एग्जाम्पल से अपन बात कर ली जाए, जैसे आप मान लीजिए सोना है, लोहा है, एल्यूमिनियम है, ये सब है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें चमक होती है, द्युति होती है, वो सामान्यतः धातु होते हैं। तो ये एक धातु की परिभाषा इसमें दी गई है, जो कि आप जनरली जानते ही हैं कि ऐसे पदार्थ जिनमें चमक होती है वो सामान्यतः क्या होते हैं, धातु होते हैं। हर बार होना जरूरी नहीं, हर चमकीली चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर चमकीली चीज भी धातु नहीं होती है। तो सामान्यतः ऐसी परिस्थिति बनती है कि धातु हो। अब इसमें जो दूसरी परिभाषा दी गई है वो है कोमल और कठोर की परिभाषा। आप जानते हैं कोमल और कठोर क्या होते हैं, एक नया इसमें जो दिया गया है वो अपन एक बार पढ़ लेते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिन्हें हम आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं या खरोंच सकते हैं वो कोमल पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित या खरोंचा जा सकता है, संपीड़ित किया जा सकता है अथवा खरोंचा जा सकता है, ऐसे पदार्थ कोमल होते हैं। कोमल होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं। कोमल पदार्थ कहलाते हैं, कुछ भी लिख लीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसके बाद में इसकी जो कोमल के बाद में परिभाषा है कठोर की। अब कठोर की क्या परिभाषा हो गई, ऐसे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित या खरोंचा नहीं जा सकता वो कठोर पदार्थ कहलाते हैं। सिंपल। ऐसे पदार्थ कठिन होता है, कठोर पदार्थ कहलाते हैं। कठोर पदार्थ कहलाते हैं। तो अब तक हमने 3 परिभाषाएं पढ़ी हैं। चमक वाले सामान्यतः धातु होते हैं जिन्हें संपीड़ित किया जा सकता है, खरोंचा जा सकता है। कोमल पदार्थ कहलाते हैं जिन्हें संपीड़ित करना, खरोंचना मुश्किल होता है, कठिन होता है, उन्हें कठोर पदार्थ कहते हैं। ये 3 परिभाषाएं थी। इसके पश्चात हमारी जो परिभाषा है वो है विलेय और अविलेय की। विलेय और अविलेय की। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको लिख लीजिए। वीडियो थोड़ा पीछे करके ले लीजिए स्क्रीनशॉट। विलेय की परिभाषा देखें तो ऐसे पदार्थ हैं जो जल में
पूर्णतः लुप्त या विलीन हो जाए जल में विलय कहलाते हैं। जल में विलय कहलाते हैं। और इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में विलय नहीं हो पाते हैं, तो हम उन्हें जल में अविलय कहते हैं। तो किसी भी विलयन के लिए किसी भी जो द्रव्य है उसमें कोई जो दूसरा पदार्थ है वो विलय है या नहीं, इसी पर आधारित है कि अगर वो उसमें घुल जाता है, मिल जाता है, बिल्कुल मिश्रित हो जाता है, तब हम बोलते हैं कि भाई वो विलय है। और जब वो मिश्रित नहीं हो पाता है उसके अंदर, तब हम बोलेंगे कि वो अविलय है। अब जो हमारी दूसरी परिभाषा है वो जल में अविलय होने की परिभाषा है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे पदार्थ हैं जो जल में विलय नहीं हो पाते। अब जो हमारी दूसरी परिभाषा है वो ये है कि जो ऐसे पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाते हैं वो अविलय कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाते हैं जल में अविलय कहलाते हैं। जल में अविलय कहलाते हैं। तो ये परिभाषाएं होगी। जो जल में विलीन हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, उन्हें तो हम बोलते हैं जल में विलय, और जो जल में मिश्रित नहीं हो पाते हैं उन्हें हम बोलेंगे कि जल में अविलय पदार्थ है। उसके बाद में यहाँ पर तीन परिभाषाएं और है जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हो। इन परिभाषाओं इनका आप स्क्रीनशॉट लेके आप इनके नोट्स बना सकते हो। एक पेज में चैप्टर है पूरा, एक पेज में आपके सारे नोट्स हो जाएंगे इस चैप्टर के। पहला पार्ट था वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना थोड़ी कम ही है। बस एक शब्द है जो आपको यहाँ से सीखना है, ज्यादा आप बाकी सभी परिभाषाएं आपने कभी ना कभी तो यहाँ से पढ़ रखी है। बस एक शब्द है जो आपने शायद नहीं पढ़ रखा होगा या आज पढ़ लेंगे आप। जो परिभाषा है वो है पारदर्शी। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर देखा जा सकता है, ऐसे पदार्थ जिनके होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, पारदर्शी कहलाते हैं। दूसरा है अपारदर्शी। तो ऐसे पदार्थ हैं जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता, ये पारदर्शी कहलाता है। तीसरा है जो अपने आपको पढ़ना है, पारभासी। अब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे आप ना तो पूरी तरह से, ऐसा भी नहीं है कि वो अपारदर्शी है, ऐसा भी नहीं है कि वो पारदर्शी है, बीच की स्थिति होती है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है, तो वो स्थिति होती है पारभासी की स्थिति। जैसा कि हमने वसा का परीक्षण किया था, उसके अंतर्गत हमने देखा था कि जब हम उस किसी भी खाद्य पदार्थ जिसमें वसा होती है उसको कूटते हैं तो उसमें जो तेल की मात्रा होती है वो कागज पर लग जाती है। तो जब हम सूर्य के सामने उस कागज को करते हैं तो हमें वहां से थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देता है, तो वो स्थिति होती है, वो पारभासी की स्थिति होती है। तो ऐसे पदार्थ हैं जिनसे होकर वस्तुओं को
देख तो सकते हैं, परंतु बहुत स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। पारभासी कहलाते हैं। पारभासी कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, पारभासी कहलाते हैं। जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देख सकते, ये पारदर्शी होते हैं। और जिनसे होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, वो पारदर्शी होते हैं। तो यही कुछ परिभाषाएं थी तो इस अध्याय में थी, और ऐसा कुछ खास इस अध्याय में नहीं था। बस ये एक पारभासी जो शब्द है ये आपको जानना जरूरी था। इसमें यही सबसे इम्पोर्टेंट था, जो कि शायद किसी को ज्यादातर को होगा पता होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको ये पता ना हो। तो ये आज हमारा चैप्टर खत्म होता है। हम आज इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, और जो अगली क्लास है उसके अंदर हम इसका जो तीसरा अध्याय है, तीसरा चैप्टर है, उसे हम कंप्लीट करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने जो दोस्त हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करिए।